बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ही यानी कि 12 मार्च 2024 को आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए बच्चों आपके पास में बहुत कम टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन का। इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन आपकी इंक्रीज हो, और साथ ही साथ पूरे साल भर आपने फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, एवं आपके जो 12 मार्च को पेपर होगा उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो आपकी इसकी भी बहुत अच्छे से एक बार प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड एग्जाम से पहले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को इस एक ही वीडियो में यानी कि वन शॉट में पूरा पेपर हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। बेसिकली आप सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर जी आप ना एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप पूरा का पूरा एक पेपर अच्छे से समझा दें, जिससे हमें कुछ नए क्वेश्चन जानने को मिल जाए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, साथ ही रिवीजन हो जाए। और भले ही वीडियो आपकी 1 घंटे होगी, कोई मैटर नहीं, हम देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हों और तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है ना, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए सैंपल पेपर नंबर 3। और कहानी अभी यही नहीं खत्म होगी बच्चों, ये तो सिर्फ तीसरा पेपर है। अभी आपके लिए 2-3 दिन में ही हम 6 से 7 पेपर और करवाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल आपको हम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। और आप यकीन मानो बच्चों कि अगर आपने ये 10 पेपर अच्छे से कर लिए तो 70 आउट ऑफ आपको जितने अच्छे मार्क्स चाहिए सब आसानी से मिलेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि जो भी वीडियो अपलोड करें उसमें से आपको कोई वीडियो मिस हो जाए, तो इसीलिए एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें आपको पूरे 10 सैंपल पेपर की वीडियो मिलेंगी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी आएगी, शो होगी, तो वहां से जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें आज के सेशन की। चलिए सबसे पहले फ्रंट पेज को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आपके रोल नंबर के हिसाब से, एडमिट कार्ड के सीबीएसई के रोल नंबर के हिसाब से आपको कोई भी एक सेट मिलेगा इनमें से, लेकिन ये सेट और इस सेट के सारे क्वेश्चन हर एक सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में पेपर में आपके 37 क्वेश्चन होंगे, 10:30 से 1:30 की आपकी टाइमिंग है, पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर के। अब पेपर बेसिकली 10:30 से 1:30 है, यानी कि 3 घंटे की टाइमिंग है, और 70 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि ऑलरेडी आपके स्कूल में हो चुका होगा। ओके, अब आप सभी बच्चे जिनको देखो पेपर का पैटर्न पता है वो टाइम वेस्ट मत करें, 2 मिनट का जो वीडियो है उसको स्किप कर दीजिए, जहां से आपको सीधा क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके, चलिए अब जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए डिस्कस करते हैं। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको सामान्य निर्देश पढ़ने हैं। पेपर में आपके 5 खंड और 37 प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है। अब इसमें कौन कौन से खंड होंगे, तो सबसे पहला खंड ए रहेगा, फिर खंड बी आ जाता है आपका, फिर खंड सी रहेगा, फिर खंड डी आ जाता है, और उसके बाद में खंड नंबर आपका ए आ जाएगा। अब किस में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, तो देखो सेक्शन ए जो है इसमें आपके 1 से 18 1 नंबर के एमसीक्यू होंगे, यानी कि पेपर में आपसे 18 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, और आपके एमसीक्यू लिए एक अलग से 100+ एमसीक्यू की एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, तो एमसीक्यू की तैयारी उससे भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, खंड बी इसमें आपके 19 से 24 2 नंबर के बेसिकली 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 5 करने होंगे, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस है, 6 क्वेश्चन है कोई 5 कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। इसी तरीके से खंड सी है, इसमें 25 से 30 आपके 3 नंबर के अच्छे क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस है कि इन 6 में से कोई भी 5 कर दो, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर खंड डी है, इसमें कोई चॉइस नहीं भाई, क्योंकि इसमें आपके 4 नंबर के 3 क्वेश्चन केस स्टडी वाले हैं, 31 से 33। अब खंड ई में मिल जाएगी आपको चॉइस, क्योंकि 34 से 37 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है, कोई भी 3 आपको करने हैं, यानी कि 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिससे नहीं करना है आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पैटर्न को यहाँ से देखिए। सेक्शन ए के अंदर आपके 1 से 18 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं, बट आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 6 होंगे, कोई 5 अटेम्प्ट आपको करने हैं। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे 3। ठीक है, लिख देता हूँ 3। और सेक्शन ई के अंदर 5 मार्क्स के आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न।
बट बच्चों इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझाना शुरू करूं, आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी आपका जो फिजिकल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हमने 20+ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को रेडी किया है। दिन रात मेहनत करके आप सभी के लिए हमने ये पेपर्स बनाए हैं। अगर आप इनको करते हो तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर नहीं बल्कि उससे भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बाय कैसे करने होंगे, देखिए फिजिकल के भी अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस का अगला एग्जाम है उसके भी हैं, हिस्ट्री के भी अवेलेबल है 2020 सेपरेटेड। ठीक है, आपको बाय कैसे करना है, तो आपको ये जो स्क्रीन पे 2 नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, इन पे कांटेक्ट करना है। मेक श्योर बच्चों आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं। ठीक है, अब मैसेज करोगे तो आपको ये देंगे 199 में। ठीक है, लेकिन आपको एक सजेशन देता हूँ, मैसेज के साथ में आप कोड लिखना GSK10। उसके बाद में आपके जो रिक्वायरमेंट है हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिलेंगे आपको, मतलब जिसमें भी खरीदना है उसमें। और ये जैसे कोड दोगे तो आपको जो प्राइस होगा वो 50% डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा, यानी कि 99 में आपको 20 सैंपल पेपर मिलेंगे एक सब्जेक्ट के, जो भी मीडियम चाहिए। और 12 मार्च तक अभी कॉम्बो ऑफर है आपके लिए कि अगर आप तीनों को एक साथ खरीदते हो तो आपको 269 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए आज ही बाय कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। ओके, मेक श्योर बच्चों ये आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। ओके बच्चों, किसमें, PDF फॉर्म में। चलिए वापस से चलते हैं अपने पेपर की तरफ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर A की। अब सेक्शन A में हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं आपके MCQs। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं MCQ क्वेश्चन को पढ़ूंगा उसके विकल्प आपको बताऊंगा, आप सभी बच्चे अपनी तरफ से सोचना कि इस MCQ का क्या आंसर होगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें दिया गया है कि आपको एक चित्र दिया गया है ये वाला। ठीक है, अब इस चित्र में ये आसन कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पैर मुड़े हुए हैं, गर्दन तक इसकी जो क्या नाम है घुटने हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये एक प्रकार से किसको दर्शाता है कि शरीर से ना जो वायु है उसको निकालने की प्रक्रिया है इसकी। तो क्या दर्शाता है ये, पवन मुक्त आसन। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो यहाँ से देखें, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो स्थिति है वो हमारे जोड़ों में दर्द को दर्शाती है और जोड़ों में सूजन आ जाता है इसको दर्शाती है। अब इसका कारण होता है कि हमारी आलसी जीवन शैली होती है। ठीक है, कई बार ये आनुवांशिक भी हो सकता है और हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसमें परिवर्तन आना, सूजन आना, ये सब इसके सामान्य रूप हैं। तो क्या कमर दर्द हमारे जोड़ों में शामिल होता है, नहीं। अस्थमा होता है, नहीं। मोटापा होता है, नहीं। तो होता है क्या सर, गठिया। ठीक है, अब आपसे 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि गठिया क्या है इसके कारण लिखिए, तो ऐसे बता दोगे क्या है गठिया और इसके क्या कारण होते हैं, है ना, आसानी से। तो इसी प्रकार से MCQ भी तैयार हो गया आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन भी। अब इंग्लिश में देखेंगे तो ये आसन आपका पवन मुक्त आसन हो जाएगा और इसका आपका C है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो कि सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है। तो एक विधि है जो नहीं लाई जाती है और 3 लाई जाती हैं। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। तो फाटलेग प्रशिक्षण विधि, इसका उपयोग करते हैं सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, निरंतर प्रशिक्षण विधि का भी और अंतराल का भी। ठीक है, लेकिन पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच परीक्षण विधि इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका A वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कई बार मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। जैसे देखना कि यह हड्डी की निश्चित मात्रा के खनिजों, जिसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इसकी मात्रा को मापने के लिए उपयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, हड्डी में जो हमारे खनिज होते हैं, जो आयरन होता है, कैल्शियम फास्फोरस जिसमें शामिल है, उसको हम मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, सर जी हड्डी का जो द्रव्यमान होगा इसको मापेंगे, इससे खत्म कहानी, है ना। तो कई बार क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है, याद रखना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया बच्चों कि सामान्य बॉडी मास इंडेक्स की सीमा क्या है। तो जो नॉर्मल BMI होता है इंडेक्स का, ये क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना होता है बच्चों, 18.5 से 24.9। उससे ज़्यादा पहुंचता है 24.9 के ऊपर 25 से 29.9, तो वो पहुंच जाता है आपका अतिभार में। फिर मोटापा 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका D करेक्ट है। अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको समझ में आएगा, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 क्वेश्चन। ठीक है, MCQ में और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको कथनों पे विचार करना है। सबसे पहला कथन है बच्चों आपको विटामिन A वाला। ठीक है, पहले में आपको दिया गया है विटामिन A, फिर विटामिन D, फिर विटामिन E और फिर विटामिन K। अब पहले बात करते हैं विटामिन A की। तो विटामिन A को हम लोग रेटिनल भी कहते हैं
और विटामिन ए हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, खास करके हमारी जो आंखें होती हैं इनके विकास के लिए जरूरी होता है। दूसरा विटामिन डी, अब ये क्या करता है, तो ये हमारी शरीर की सभी हड्डियों को बनाने में और उनकी वृद्धि और विकास में मदद करता है। तो विटामिन ए भी सही हो गया, डी भी सही हो गया अभी तक। आगे आता है विटामिन ई, ये क्या कहता है, ये हमारे सेल और हमारे ब्रेन इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो ये भी सही हो गया। आखिरी रह गया आपका विटामिन के, तो ये खून को जमाने में सहायता करता है, तो ये भी सही हो गया। यानी कि विटामिन ए डी ई के सारे के सारे ऑप्शन हमारे चॉइस है, यानी कि राइट है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन सी वाला जो है ये हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे ये सारी बातें आपको बताई क्यों गई हैं, क्योंकि देखो बच्चों पेपर में एमसीक्यू तोड़ के पूछा जा सकता है कि रेटिनल विटामिन किसे कहते हैं, आंखों के विकास के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, सेल और ब्रेन के लिए विटामिन कौन सा जरूरी होता है, हड्डियों को बनाने के लिए कौन सा जरूरी होता है। तो ऐसे अलग से तोड़ के पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो उसकी तैयारी भी हम एक ही साथ करते चलेंगे। अब इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका विटामिन ए हो गया, ये डी है, ये ई है, ये के है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब ये है आपका मिलान, ठीक है। अब मिलान करना देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत आसान होता है अगर आपको ट्रिक पता है। ट्रिक क्या है कि जो आपको आता है बस आप उसको देख लो। जैसे कि मेरे हिसाब से आपको जो आता होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा कि सीट एंड रीच टेस्ट जो है आपका इसके बारे में, क्योंकि सीट एंड रीच टेस्ट जो है इससे क्या मापते हैं बच्चों, इससे मापते हैं लचक, है ना। तो देख लिया हमने दूसरे का ए। अब दूसरे का ए अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सर जी ये गलत बात है, यहाँ पे तो 3-3 में दे रखा है, डिफिकल्ट बना दिया आपने। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ऐसा देखते हैं जिससे पूरा हल हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं कि 600 मीटर दौड़ यानी कि जो पैदल चाल है इससे क्या होता है, इससे मापी जाती है हमारी सहन क्षमता, ठीक है। क्या मापी जाती है, सहन क्षमता। तो पहले का डी। अब बताओ, ये रहा देखो पहले का डी ऑप्शन ए। अब पुशअप्स किसके लिए उपयोग होते हैं बच्चों, तो तीसरे का भी है, यानी कि मसल की ताकत के लिए। और प्लेट टैपिंग टेस्ट जो होता है ये होता है गति और समन्वय को मापने के लिए। बस मिल गया हमको आंसर, है ना। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। मिलान कर सकते हैं आप यहाँ पे, पहले का डी होगा, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। क्वेश्चन नंबर 7। हर्बर्ट शेल्डन जी के द्वारा जो 3 व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए गए हैं, 3 प्रकार के व्यक्तियों को बांटा गया है, उसमें से वे व्यक्ति जो पतले होते हैं, जो लंबे होते हैं, जो उदास व्यक्ति होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो होते हैं बच्चों एक्टोमॉर्फी। कैसे होते हैं, एक्टोमॉर्फी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है, यानी कि जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो इनमें से कौन सा परिणाम नहीं होगा। तो 2 नंबर में क्या आएगा कि सच बताओ नियमित व्यायाम करने के क्या फायदे हैं। तो इससे जो है हमारा अस्थि घनत्व में वृद्धि होती है, यानी कि हमारी जो बोन डेंसिटी होती है ये अच्छी हो जाती है, ठीक है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बन जाता है। दीर्घायु में वृद्धि होती है, यानी कि हम लॉन्ग लास्टिव जीते हैं। लेकिन ये कहना कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हो गया आपका 8वां वाला यहाँ पे रॉन्ग। चलिए बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 9। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि वह बल जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति को विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो फोन है, जब आपने सर्च किया होगा सैंपल पेपर के बारे में, फिर आप उसको स्क्रॉल कर रहे होंगे, हमारी वीडियो आई होगी, आपने क्लिक किया होगा, ऐड को हटाया होगा, है ना। तो आपने उंगली को जो टच किया स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो बल लगा है इस पे क्या कहलाएगा, ये घर्षण बल कहलाएगा, है ना। ऑप्शन सी है। ओके बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा गया है अभिकथन कारण। तो अभिकथन क्या है बच्चों कि खेल चोटों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित वार्मिंग, स्ट्रेचिंग और कूलिंग ये करनी चाहिए, ठीक है। खेल चोटों से बचना है तो कोई भी खेल खेलें उससे पहले थोड़ी वार्मिंग कर लेनी चाहिए, स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन कारण क्या कहता है कि खेल की घटनाओं से पहले चिकित्सीय अभ्यास की मदद से घायल हिस्से के पुनर्वास की आवश्यकता होती है। यानी कि बात तो सही है कि खेल की घटनाओं से पहले हमें चिकित्सीय अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे कि घायल हिस्से की पुनर्वास की आवश्यकता होती है हमें, ठीक है। लेकिन ये कहना भाई कि खेल चोटों से ये बचाने का कारण है, ये गलत है। तो क्या बोलेंगे, बातें अपनी दोनों जगह बिल्कुल सही है लेकिन व्याख्या नहीं यहाँ पे हमें मिली है। ओके, तो इसी प्रकार से 10वें का आपका बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों
कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे। ठीक है, तो कब हुए थे बच्चों, ये हुए थे 2018 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है बच्चों। कार्डिक आउटपुट यानी कि हृदय निर्गम क्या होता है। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होगा कि हृदय से निकलने वाले रक्त की मात्रा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि रक्त की वह मात्रा जो कि, यहाँ पे सजी डंडा तो लगा दो रक्त की वह मात्रा जो प्रति मिनट हृदय द्वारा निकाला जाता है उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन ये है कि स्वास्थ्य शरीर के वजन को नियंत्रित करने के तरीके में शामिल है। अर्थात जो एक स्वस्थ शरीर होता है, हेल्थी बॉडी होती है, उसके वेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत पता है किसमें आएगी। एक तो ये कि अत्यधिक पानी का सेवन और नियमित शारीरिक गतिविधि। कुछ बच्चे सोचेंगे पानी पीने से भी वजन तो नियंत्रित होता ही है, कुछ सोचेंगे कि नियमित व्यायाम से, लेकिन आंसर होगा सी वाला। ठीक है, कि नियमित शारीरिक गतिविधि से हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बच्चों कि योजना का लक्ष्य क्या होता है। यानी कि आप जो भी प्लानिंग करते हो, आपने जैसे प्लानिंग की होगी कि मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा क्लास 12 सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन 2023-24 अच्छी वीडियो देखूंगा। तो लक्ष्य क्या है आपका, लक्ष्य है अच्छी वीडियो देख के पेपर की तैयारी करना। ठीक है, तो अब ये जो लक्ष्य है, मतलब आपने योजना बनाई है, लक्ष्य क्या हुआ आपका कि आपको अच्छी से तैयारी करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब योजना का लक्ष्य क्या हो गया कि आपके इवेंट को सफलतापूर्वक इसको मतलब करना बेसिकली। ठीक है, जो भी प्लानिंग करते हैं उसको कंप्लीट करना अच्छे से। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्कीम की जगह आपका जो है वो आ जाएगा प्लानिंग। अब क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़ना, आंसर इसी में ही है कि इनमें से कौन सा समावेशी स्कूल है। जब आपसे बोला गया है बच्चों की समावेशी यानी कि जिसमें CWSN, अन्य विकलांग बच्चे, आम बच्चे सब शामिल हों, तो क्या बोलेंगे, मुख्य धारा के लिए और विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, ये समावेशी होते हैं। ठीक है सर जी, आपने डेफिनेशन तो कुछ और बताई थी। यही तो होता है, जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे ना तब हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो समावेशी स्कूल का मतलब ये होता है कि मुख्य धारा के लिए और विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल। तो ऑप्शन आपका, एक सेकेंड, यही यही चीज ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षाओं वाला एक मुख्य धारा का स्कूल, यानी कि अलग अलग क्षमताएं हैं लोगों की, विकलांगों की, तो उनके लिए एक जैसी कक्षाओं का होना, ऐसे स्कूल को बोलते हैं समावेशी स्कूल। क्योंकि जब वर्ड की मैंने आपको नॉलेज ही पूरी दे दी है तो सर ऑप्शन तो सी बता देते है ना, बट बी है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि भोजन से संबंधित गलत धारणाएं यानी कि भोजन मिथक में शामिल नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखो 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होगा कि पेपर में पूछा जाए कि भोजन से संबंधित कोई 4 मिथक लिखिए, तो कैसे बताओगे। सबसे पहला मिथक क्या है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है। लोग कहते हैं आलू खाओगे तो वजन बढ़ेगा क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। दूसरा, ज़्यादा नाश्ता हैवी नहीं करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक मिथ है। उसके बाद खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथ है। लेकिन ये कहना कि भाई मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि मिथ है ये कि मीठा खाने से मधुमेह होता है, ये मिथ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना, मिथ में शामिल नहीं है, तो ये कहना कि भाई गलत हो जाएगा, है ना, इसी प्रकार से। और अगर अब आपसे 4 नंबर में या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन से संबंधित मिथ बताइए, तो ये 3 बता दिए आपने, और चौथे में से बस ये नहीं हटा दो, बस बाकी आपके 4 हो गए पूरे कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला है 17। इसमें पूछा गया बच्चों कि एक वृद्ध है 75 वर्ष का। ठीक है, तो ऐसे वृद्ध व्यक्ति को एक वीक में कितने टाइम तक तीव्र व्यायाम करने चाहिए, एक वीक में कितना व्यायाम करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 75 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 75 मिनट की बात हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर से अब आता है आपका मिलान, और मिलान जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत आसान होता है। अब इसमें देखो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है बच्चों कि जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है हमारे लिए, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को बनाता है ना। तो पहले का हमारा डी हो गया, और पहले का डी है हमारा पहले वाले में ही, वेरी गुड।
अब आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी होता है, तो वसा जरूरी होता है, तो दूसरे का ए हो गया। तीसरा है हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक होता है बच्चों कैल्शियम। और चौथा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है लोहा। लोहे की जगह यहाँ पे लिख सकते हो आयरन। ओके, क्या लिख सकते हो, आयरन। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे है, ये क्या लिखा है, ये ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का मतलब दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी, इस प्रकार से। ओके, चलिए इस तरह से हमने इस पेपर के समझ लिया है अपना पूरा का पूरा सेक्शन नंबर ए। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े। आपके देखिए अब कितने मार्क्स आए हैं, 18 आउट ऑफ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आपने तैयारी कर रखी होगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में है हमारे 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें से हमें कोई 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 19 की। इसमें पूछा गया है आपको किन्हीं 2 वृहत और 2 सूक्ष्म खनिज लवण के नाम लिखने। आपको तो सीधा नाम लिखने हैं, लेकिन क्या हो पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो खनिज लवण है ये होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व की जगह आप लिख देंगे खनिज लवण। क्या लिख देंगे, खनिज लवण तत्व। ये क्या होते हैं, ये वो पोषक तत्व हैं बच्चों जिनकी आवश्यकता जीवन भर तो है हमें, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, और पोषक तत्वों के विपरीत ये मानव शरीर के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में लिया जाने वाला खनिज आहार होता है। अब ये एग्जाम्पल जैसे कि वृहत खनिज क्या है, तो हमारे शरीर को ज़्यादातर कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, सोडियम की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, पोटेशियम की भी बहुत कम मात्रा में, यानी कि सूक्ष्म खनिज। तो आयोडीन जैसे नमक वगैरह हो गया, आयरन हो गया, ये हमें बहुत कम चाहिए होता है। तांबा हो गया, क्रोमियम, ये बहुत कम चाहिए होता है, तो इनको सूक्ष्म बोलते हैं। और ज़्यादा चाहिए तो उन्हें बृहत बोल देते हैं, है ना। इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे कि जो क्या नाम है मेजर मिनरल्स क्या होते हैं और जो माइनर है वो क्या होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब जैसा कि आपको एमसीक्यू में करवाया मैंने कि अभी अभी विटामिन ए की इंपॉर्टेंस क्या है, तो 2 नंबर में देखो क्वेश्चन आ गया विटामिन ए की महत्वता क्या है और इसके स्रोतों को लिखिए। तो विटामिन ए की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, ये विटामिन हमारे शरीर के सामान्य विकास के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, साथ ही हमारी आंखों के लिए, हमारी त्वचा के संबंध में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्या होगा, इससे हमें इतनी कमजोरी आ जाएगी कि हमारी आंखें बंद होने लगी, हमें रतौंधी आने लगेगी। हमारी त्वचा जो है ना 16 की उम्र में, 18 की उम्र में ऐसा लगेगा कि 80 उम्र के बुढ़े जैसी हो गई है। ठीक है, एक वृद्ध जैसी हो गई, ऐसा लगने लगेगा अगर कमी हो गई तो। स्रोत क्या है, तो मोस्ट ऑफ दी इसके स्रोत होते हैं पीले व नारंगी फल और हरी पत्ते वाली सब्जियां। अब फल जैसे कि पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरी सब्जियां जैसे कि पालक, बंद गोभी, मटर वगैरह ये। और होते हैं दूध और दुग्ध उत्पाद। दूध उत्पाद जैसे कि दही, लस्सी, घी, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 वाला। इंग्लिश में देखेंगे विटामिन फॉर आवर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विटामिन ए के बारे में बताना है, तो कैसे होता है देखिए, सेंटेंस का जैसे फॉर्मेशन हो गया गलती से, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। ये प्रश्न आपका वैसे 3 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे 2 में आया है क्योंकि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका है, तो क्या भूमिका है भाई। सबसे पहले देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण जो है SAI, ये क्या करता है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत, ठीक है, उसके अंडर में रहते हुए खेल प्रतिभा की खोज करता है। क्या करता है, पूरे भारत में खेल में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी खोज करता है ये। ठीक है, और ये देखता है जब खेल खिलाता है तो देखता है कि किस बच्चे में कितना कौशल है। ठीक है, वो बच्चा कितनी अपनी क्षमता दिखा सकता है, कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, अपने कौशल को कितना सुधार सकता है, उसका मौका देते हैं। और जब ये देखते हैं कि इनमें से जो हमने बच्चे सिलेक्ट किए थे वो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें फिर ये सम्मानित करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि चलो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे खिलाएंगे, इंडिया लेवल पे खिलाएंगे। तो चयनित छात्रों को फिर जो विशेषज्ञ होते हैं, कोच जो होते हैं, विशेष कोच, उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत फिल्ट्रेशन करते हैं ये। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण इस प्रकार से। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन टैलेंट स्काउटिंग इन इंडिया। तो क्या इंपॉर्टेंस है आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50।
यहाँ पे पूछा गया कि एक जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, इसका वर्णन कीजिए। अभी देखिए आगे क्वेश्चन आएगा इसी का, आपको मैं क्या नाम है 4 नंबर में केस स्टडी वाला, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चित्र के साथ में समझाऊंगा इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ये जो होता है इसका उद्देश्य होता है कि गति क्षमता को मापना। क्या? गति क्षमता को मापना। क्या क्या सामग्री चाहिए भाई? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सामग्री चाहिए होती है। देखिए कोई भी आपका टेस्ट हो, उसके लिए 2-3 चीज़ें तो चाहिए चाहिए। कौन कौन सी? एक तो चाहिए विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच, स्कोर और रिकॉर्ड रखने के लिए पेन और पेपर चाहिए, ठीक है। और साथ ही चाहिए आपको एक समतल जगह, ठीक है, समतल जगह चाहिए। बाकी चेयर स्टैंड टेस्ट होगा तो चेयर चाहिए, और प्लेट टेपिंग टेस्ट है तो प्लेटें चाहिए, मेज चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। अब इसमें मापने के लिए इंची टेप चाहिए 50 मीटर का, मापने का सफ़ेद चूना चाहिए। इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होती है कि जो परीक्षण है वो 50 मीटर से अधिक एक एकल स्प्रिंट चलाना इसमें शामिल होता है। अब जब बच्चा इसमें स्प्रिंट चला रहा है तो स्टॉप वॉच चलाई जाती है, फिर वो देखते हैं कि कितनी देर में कितना चलाया है, कितनी देर में वापस आया, बस वही उसका स्कोर हो जाता है सिंपल सा टाइम कीपर के द्वारा। यही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार से देख लेंगे, यहाँ पे ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में 23 बहुत आसान है बच्चों। ये तो ना आप ये यूं कहें कि बहुत ही इजी से भी इजी क्वेश्चन है। कैसे? इसको आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो यातायात समिति होती है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, तो इसके क्या कार्य होते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप जब कहीं खेल खेलने के लिए जाते हो, अगर आप खो खो खेलते हो या फिर वॉलीबॉल खेलते हो, चिड़ी छक्का खेलते हो, वट एवर, वॉलीबॉल वगैरह, तो जब आप कहीं कोई स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई कंपटीशन खेलने जाते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि एक वैन आती है, एक बस आती है, आपको लेके जाती है उस मैदान तक, वहाँ से आपको घर भी छोड़ के जाती है। फिर चाहे वो आप खिलाड़ी हों, अधिकारी हों, आपके कोच हों या फिर अन्य हों जो आपके साथ में जाना चाहते हैं, उन सभी को लेकर जाता है। तो क्या करती है ये समिति? ये समिति खिलाड़ियों को और अधिकारियों को आने जाने की, यातायात की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। खेल शुरुआत से पहले और समाप्ति के बाद जहाँ ठहरे थे वहाँ पर या फिर वापस घर तक छोड़ के जाती है, इस प्रकार से, है ना। ये चीज़ें होती हैं। वैसे नॉर्मली घर तक तो नहीं, लेकिन जहाँ ठहरे होते हैं ना कि गेम वगैरह खेला जाता है, वहाँ तक छोड़ देती है। ओके, अब इसका इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आ जाएगा कि जो ट्रैफिक कमेटी होती है, देखिए सर ये ट्रैफिक तो नहीं होता है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी ये वाली। अब है बच्चों क्वेश्चन 24, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बच्चों कि व्यायाम पालन के शारीरिक लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि जब आप व्यायाम करते हो, योगा करते हो, तो इससे क्या शारीरिक लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ होता है बच्चों कि हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्थी रहती है, हमारा वेट एकदम कंट्रोल में रहता है, ठीक है। दूसरा, हम हृदय रोग के जोखिम से बहुत अच्छे से बचते हैं, बहुत कम होता है। जो व्यायाम करते हैं ना, उनको हार्ट अटैक वगैरह बहुत कम आता है। और देख लेना, पता है क्या होता है कि जो हार्ट अटैक है वो मोस्ट ऑफ दी आता है किनको? जो तकरीबन 30-40 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाहर घूमने नहीं जाते, ज़्यादातर घर ही में रहते हैं, या फिर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, बस इतना ही रह जाता है उनका, ठीक है। कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो वही चीज़ है, इसीलिए हार्ट अटैक आ जाता है उनको, ठीक है। और ऐसी चीज़ें बताओ महिलाओं को कम क्यों आती है हार्ट अटैक? क्योंकि महिला जो होती है ना, वो घर में इतना काम करती रहती हैं, वो चलती ही रहती हैं, कभी खाना बना रही हैं, कभी बर्तन धो रही हैं, कभी कपड़े धो रही हैं, कभी घर में सफाई कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। तो उनकी बॉडी जो है ना वो चलती रहती है हमेशा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन वो बना रहता है उनकी बॉडी में, चलता रहता है। लेकिन पुरुषों में ऐसा कम पाया जाता है, इसीलिए पुरुषों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, ठीक है। तीसरा है, मांसपेशियों की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, और कुछ प्रकार से ये भी होता है कि कैंसर का जोखिम कम हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि जो पॉइंट मैंने बताया वही लिखने हैं, अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका हो जाएगा ये सारे पॉइंट। ओके बच्चों, देखिए समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए कि यस सर जी समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर सी को। बी तो हमने समझ ही लिया है, आप सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, और यहां से शुरुआत होगी आपकी असली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बड़े बड़े वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपका 25 है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि पेपर में आपके कई सारे तो एमसीक्यू बनेंगे और कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। क्वेश्चन क्या है कि भोजन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जिसकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता है, ठीक है,
उसके बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होता है आपका यहाँ पे देख लीजिए विटामिन, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है खनिज। अब सर ये खनिज कैसे समझेंगे, डोंट वरी, यहीं पे समझा दूंगा आपको। ये रहा देखो दूसरा क्वेश्चन खनिज पदार्थ वाले मैंने ले रखा है, तो वो समझा दूंगा आपको, है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो हम थे यहाँ पे भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन के बारे में। तो विटामिनों में सबसे पहला विटामिन है बच्चों विटामिन नंबर ए। ए क्या करता है आपको बता चुका हूँ, इसे हम रेटिनल बोलते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, खास करके हमारे आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी आ जाता है, तो ये शरीर की सभी हड्डियों को बनाने में और उसकी वृद्धि विकास में इंपॉर्टेंस है। विटामिन ई की बात करेंगे तो ये हमारे सेल और ब्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। विटामिन के की बात करेंगे तो ये हमारे खून को जमाने में सहायता करता है। विटामिन बी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत विटामिन बी के 6 समूह आ जाते हैं, ठीक है, जिसे B6 बोलते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है बच्चों, इससे होता है बेरी नामक रोग, अगर इसकी कमी हो गई तो, ठीक है। विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है ये शरीर और टेंडन और लिगामेंट्स की मरम्मत करता है, उसका विकास करता है, और ये हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। ये होती है इंपॉर्टेंस विटामिन की। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा पार्ट है विटामिन के अलावा खनिज वाला, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। खनिज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे, ये इसमें सबसे पहले आप बताओगे बच्चों आयरन के बारे में, ठीक है, कि आयरन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आयरन जो होता है लौह तत्व जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे शरीर में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है इसके निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम क्या करता है, तो ये तो सभी को पता है, इसलिए कैल्शियम ना हमारी जो हड्डियां होती हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और दांतों के निर्माण के लिए भी। तीसरा है फास्फोरस, तो ये हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। निर्माण के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए फास्फोरस जरूरी है, ठीक है। सोडियम की क्या जरूरत होती है हमारे शरीर में, तो ये तंत्रिका तंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस है, सर आयोडीन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा हमारे शरीर में तो हमें सेग्वाइटर नाम का रोग हो जाएगा, ओके। और फिर है आपका छठा फ्लोराइड, ये हमारे नाखून, दांत, इनका निर्माण करता है, ठीक है, मतलब निर्माण में सहायक होता है और उन्हें मजबूत भी बनाता है नाखून और दांतों को, ओके। तो ये दो प्रकार के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, एक तो होता है आपका विटामिन जो कि यहाँ पे समझा दिया, एक होते हैं आपके खनिज पदार्थ जो कि यहाँ पे समझा दिए, ओके। अब इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में, उसमें सबसे पहले हमने विटामिन की बात की, विटामिन ए हमने देखा, विटामिन डी देखा, विटामिन ई हमने पढ़ा, विटामिन के पढ़ा, बी पढ़ा, और फिर सी यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो क्या नाम है माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं मिनरल्स वाले, वो उनके बारे में। तो आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, इस प्रकार से ये चीज़ें थी, ओके बच्चों। आई होप समझ गए। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं। 27 में है बच्चों कि खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में आत्मसम्मान के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी कि देखिए खेल मनोविज्ञान के 3-4 गुण होते हैं, उसमें से एक आत्मसम्मान होता है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो क्या है फटाफट से देखो बच्चों अच्छे तरीके से। खेलों में मनोवैज्ञानिक गुणों में आत्मसम्मान, देखिए किसी भी गतिविधि में अगर हमें भाग लेना है, किसी भी खेल में, किसी भी कंपटीशन में, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि हमारा आत्मसम्मान कैसे बढ़ता है, ठीक है। आत्मसम्मान और खेलों में भागीदारी ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तब हम अपने हिसाब से एक अच्छे खेल का चयन कर सकते हैं, है ना। और उस खेल में जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको हॉकी खेलना पसंद है, तो आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं हॉकी अच्छे से खेल सकता हूँ, अच्छे से मैं हॉकी प्ले करूंगा, ठीक है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं वॉलीबॉल अच्छे से खेल सकता हूँ, तो आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। अब जो कॉन्फिडेंस होगा तो फायदे क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले फायदा तो ये होगा कि खेल गतिविधियां आप बहुत ही स्वायत्त तरीके से खेल पाएंगे, ठीक है, अपनेपन से खेल पाएंगे और बहुत ही प्रभावी तरीके से, ठीक है। और ये सब हमारे आत्मसम्मान को और बढ़ाती है। खेल गतिविधियों में भाग लेने से, अभ्यास करने से, सामाजिकता लेने से हमारी क्षमता बढ़ती है और हमें नई नई चुनौतियों से लड़ने में ये मदद करता है। कौन, आत्मसम्मान हमारा, ठीक है। नई गतिविधियों के ये आवश्यक तत्व उन स्थितियों की ओर जाते हैं जहां आत्मसम्मान बढ़ता है ना। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है आपका, ओके। अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं और अच्छे ढंग से समझाने लग गया ना
तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी आपके एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाए तो, ठीक है, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन देखो 28। लेकिन देखो मैं ना कसर नहीं छोड़ रहा हूँ बिल्कुल, ये अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ कि एक बच्चा जैसे समझ सकता है ना 12वीं का, वैसे आपको मैं समझाऊँ। ओके, अब जैसे देखिए आप इस चीज़ को कैसे समझोगे कि हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन है ये कितना आवश्यक है, आप इसको कैसे समझोगे। तो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप हो, अभी आप पतले हो, ठीक है, आप मोटे हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी नहीं है, बहुत कम एनर्जी है, आलसी जैसे रहते हो आप, ठीक है, तो आपके लिए प्रोटीन आवश्यक कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल पहले देखो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन जो है ये कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और कई बार जो सल्फर तत्व होते हैं इनसे बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये शरीर में रक्त मांस, पेशियों, नाखून, त्वचा, बाल और जो हमारे आंतरिक अंग हैं इसके निर्माण के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। साथ ही हमारे शरीर में कुछ कुछ जो नए सेल्स होते हैं, नए ऊतक जो होते हैं, इनको बनाता है, और कुछ ऊतकों में टूट फूट हो जाती है, चोट लग जाती है अंदर ही अंदर, तो उसको उसकी मरम्मत भी कर देता है, ठीक है। अब प्रोटीन जल और अम्लों को संतुलित भी करता है, उनको नियमित तौर पे। ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व होगा, इनको कोशिकाओं तक लेके जाता है और एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या होते हैं, तो स्रोत हैं दूध और दूध उत्पाद, जैसे कि स्वयं दूध हो गया, दही, लस्सी और घी, ये हो गए। सोयाबीन और सभी प्रकार की दालें जैसे कि चना अनाज, मूंगफली, तिल, बादाम, रेशेदार फल और सब्जियां जैसे कि पपीता, आम, कटहल, फ्रांसबीन, ग्वार, ये चीज़ें। अब आप कहोगे सर जी आपने छठा पॉइंट क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि छठा पॉइंट 7वें पॉइंट पे आना था। क्योंकि देखो एक कहावत आपने सुनी है ना कि इंसान जो है ना वो बहुत लालची होता है, ठीक है। उसको जब कोई भी चीज़ मिल जाती है तो बस वो ये सोचता है कि मुझे इतनी ही क्यों नहीं मिली, ठीक है। वो सोचता है कि मुझे 10 रुपये मिल गए, ठीक है, वो सोचता है 10 ही क्यों मिले, मुझे 11 क्यों नहीं मिले, ठीक है। उसे 20 मिल जाते हैं तो वो सोचता है मुझे 20 ही क्यों मिले, मुझे 22 क्यों नहीं मिले, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन का उपयोग करते हैं तो हानिकारक हो जाता है। इससे हार्ट अटैक बढ़ सकता है, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अस्सी घनत्व में कमी हो सकती है, गुर्दे में पथरी हो सकती है ज़्यादा प्रोटीन लेने से। और ये पता है किसके साथ में होता है, जो ज़्यादातर जिम वाले बच्चे होते हैं उनके साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार हमारा दोस्त तो सही एकदम मस्त प्रोटीन वगैरह ले रहा है, सही एकदम इसकी बॉडी बन रही है, और उसकी नहीं बनती है तो वो ज़्यादा प्रोटीन लेने लगता है, तो यही दिक्कत का कारण बन जाते हैं उसके लिए, है ना। तो अगर आप भी ज़्यादा प्रोटीन लेते हो तो मत लेना, बहुत दिक्कत होगी आपको बाद में, अभी नहीं लगेगा लेकिन बाद में लगेगा फिर आपको, ठीक है। हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन फॉर बॉडी, आवर इंपॉर्टेंट है, हाउ प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इस प्रकार से है। तो आप इन पॉइंट को यहाँ से पढ़ लीजिए बच्चों, सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, ओके। चलिए देखिए वॉइस अभी थोड़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि देखिए ये वीडियो अराउंड मैं सुबह के 5 बजे के आसपास बता रहा हूँ, ठीक है, 5 बजे के आसपास में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें, ओके। 29 क्या कहता है बच्चों, कि महिलाओं के लिए खेलों में भागीदारी के सामाजिक लाभों के बारे में बताइए। यानी कि जब महिलाएं भी खेलों में भाग लेंगी तो इनके इनके लिए कौन कौन से सामाजिक लाभ होंगे। तो कौन कौन से लाभ होंगे भाई, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आपका बच्चों 5 नंबर का भी है, ठीक है। तो क्या क्या लाभ होंगे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए सबसे पहला लाभ होगा समन्वय कौशल में वृद्धि, दूसरा संप्रेषण कौशल में वृद्धि, अच्छे आपसी संबंध और सहयोग में वृद्धि। सर ये सब में वृद्धि होगी क्या, बिल्कुल होगी। समन्वय कौशल में वृद्धि कैसे, वेट अ मिनट, तो ये ऐसे होगी कि खेल टीम के खिलाड़ियों और खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं के बीच समन्वय बढ़ाने, सुधारने में मदद करता है और दूसरों के साथ समन्वय को कम करने का कौशल सीखते हैं। यानी कि देखो जब भी कोई महिला खिलाड़ी, महिला एथलीट, खास करके अभी के टाइम पे जो वुमेन क्रिकेट प्रीमियर लीग चल रहा है, मैं उसकी ही बात कर लेता हूँ, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। तो जो क्रिकेट वाली महिलाएं हैं, ठीक है, उनके बीच में आपस में तालमेल अच्छा बनेगा, है ना। उनके अंदर ये भावना जगेगी, आपसी संबंध भी अच्छे होंगे उनके, है ना। और ये चीज़ जब उनका अच्छा तालमेल बन जाएगा ना, तो वो ये भी सीख जाएंगी कि हमें किस व्यक्ति के साथ में कैसे अपना समन्वय बिठाना है ना, ये चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है संप्रेषण कौशल में वृद्धि। अब ये संप्रेषण कौशल क्या होता है भाई, संप्रेषण कौशल खेल का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि खिलाड़ियों को खेल खेलते समय
एक दूसरे के साथ में संवाद करना चाहिए। यह महिला प्रतिभागियों को अधिक स्वतंत्रता से अपनी बात को समझने में मदद करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, खास करके महिलाओं की बात करते हैं, तो फुटबॉल में आप सभी को पता है जब तक कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के साथ में अच्छा नहीं बनेगा, आप उसको अच्छे से नहीं खेल पाओगे, है ना। तो इसीलिए खेल के दौरान संवाद बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बैठना बहुत जरूरी है, वो भी एकदम करेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये वुमेन्स की जो उनकी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, उसको और अच्छा बनाता है। तीसरा है बच्चों, आपसी संबंध में सुधार। अब आपसी संबंध में सुधार कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है, ध्यान से देखो। एक खेल अलगाव में नहीं खेला जाता है। कोई भी खेल हो बच्चों, टीम का यदि एक भी व्यक्ति खेल को ऐसे खेलेगा ना कि मुझे जीतना ही नहीं है, अलगाव से खेलेगा, तो वो टीम कभी जीत ही नहीं सकती है। इसीलिए सभी जो महिलाएं खिलाड़ी हैं वो एक साथ मिलकर इस उद्देश्य से खेलती कि हमें जीतना ही जीतना है, तो इससे उनके आपसी संबंध बहुत बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है। फिर होती है बच्चों सहयोग में वृद्धि। महिलाएं जब मैदान में खेलती हैं तो वे एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखती हैं। यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वे पूर्ण सद्भाव और शांति में दूसरे के साथ में काम करना और सहयोग करना सीखती हैं। सिंपल सी बात है। महिलाएं आपस में पहले तो नॉर्मली घर में रहती हैं, ठीक है, तो सहयोग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन जब खेल खेलती तो उन्हें पता है अगर हमने अपनी पार्टनर का सहयोग नहीं किया तो हम खेल हार जाएंगे। तो उन्हें खेल में खेल खेलने के दौरान सहयोग में भी वृद्धि अच्छी होती है उनकी। ठीक है। तो ये सामाजिक लाभ है, समन्वय, संप्रेषण, अच्छे तालमेल और सहयोग। ओके बच्चों, देखिए एग्जाम्पल के साथ में जब आपको समझाया तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। एक्सप्लेन दी सोशल बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। तो इनहेंस कोऑर्डिनेशन स्किल्स, इनहेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, इंक्रीज इन कोऑपरेशन। ओके। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 में है बच्चों की अस्थि भंग। अस्थि भंग का दूसरा नाम होता है फ्रैक्चर। तो अस्थि भंग के मुख्य कारण लिखिए। तो यानी कि फ्रैक्चर के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहला, अस्थि भंग जो है ये अस्थि पर तेज प्रहार या टक्कर से होता है। अस्थि यानी कि हमारी जो हड्डी है, ठीक है ना, जब उस पर तेजी से प्रहार होता है या टक्कर लगती है तो या रगड़ हो जाती है, तब ये फ्रैक्चर बनता है। ठीक है। खेलों में जब खिलाड़ी आपस में जोरदार टक्कर से टकरा जाते हैं या किसी उपकरण से सुविधा से टकरा जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपस में कैसे टकराते हैं, जब फुटबॉल खेल रहे हैं तो खिलाड़ी आपस में टकरा नहीं जाते हैं फुटबॉल को क्लिक करते हुए, क्लिक यानी कि किक करते हुए। और जैसे कि खिलाड़ी किसी अभिकरण से, मान लेते हैं आप खो खो खेल रहे हैं तो खो खो का जो खंबा है आप उससे व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं, एथलीट को, दूसरे वाले को, पता चला कि आपकी छाती खंबे में लग गई, अब आप बहुत तरीके से घायल हो गए। तो ऐसे जो ना ये फ्रैक्चर बन जाते हैं। ठीक है। इससे आघात होता है। कई बार क्या होता है कि बलपूर्वक भी ऐसा हो सकता है, अप्राकृतिक गतिविधियां हो सकती हैं, कई बार लंबी दूरी की दौड़ हो सकती है, पैदल चाल भी एक कारण हो सकती है फ्रैक्चर का। ठीक है। जैसे आपकी हार्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, हार्ट में तो सोचिए अटैक आता है, फ्रैक्चर भी होता है उसका। ठीक है। उसके बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इससे भी आ जाता है। ठीक है। ये चीज़ें थी, जैसे आपने वो पढ़ा था ना शायद 11th में, दोपहर का भोजन, ठीक है, सिद्धेश्वरी वाला चैप्टर। तो उसमें ये था कि उसका जो बेटा था, आई थिंक सबसे छोटा बेटा 6-7 साल का, उसको शरीर की कैल्शियम, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी थी। तो वो वाला भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम में, राइट द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स के मेन रीजन क्या होते हैं आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ओके। चलिए तो इस प्रकार से सेक्शन नंबर जो सी है, 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से अब बताओ दोबारा से कमेंट करके कि आपको समझ में आई सारी क्वेश्चंस या नहीं समझ में आए। मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले सेक्शन की। तो अब यहाँ पे आएगा बच्चों सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन डी में क्या है, चित्र वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले। अब चित्र में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 31 का सबसे पहला चित्र है, यहाँ पे देखिए ए दर्शाता है नॉर्मल पैर को, ठीक है, ए और बी दर्शाता है यहाँ पे फ्लैट फीट को, चपटे पैर को। तो उपरोक्त चित्र में बी में दर्शाएगी विकृति का क्या नाम है। तो ये जो बी आपको दिख रहा है जिसमें पैर एकदम सीधा है, इसकी छाप एकदम सीधी है, ये दर्शाता है बच्चों चपटे पैर को। ठीक है। दूसरा, बी में दर्शाएगी विकृति के 2 लक्षण लिखिए। तो आपको 2 ही लक्षण बताने, तो
दो लक्षण क्या होंगे? अब जब हम पैर रखेंगे तो ये समतल होगा, पैर धो के आएंगे तो समतल होगा, हम ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, तो वही सेम लक्षण हो गए कि चलते समय या खड़े होते समय पैर यानी कि थम्बस जो है इसके मध्य भाग में दर्द होने लगता है। ठीक है, लंबी चाप जो है ये खत्म हो जाती है। पैरों को अगर हम गीला करके फर्श पे रखते हैं तो पूरे पैर का निशान देखा जा सकता है। ये इसके लक्षण होते हैं। और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके दो कारण क्या होते हैं, तो कारण कई सारे हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला कारण तो ये है बच्चों कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं और जो हड्डियां होती है कमजोर हो जाएंगी पैर की, तब ऐसा होगा। या फिर ओवर वेटिंग हो जाएगी यानी कि अधिक भार बढ़ जाएगा, मोटापे की वजह से ऐसा होता है, ज़्यादा वजन हो गया तो भी होगा, और कुपोषण है तो भी ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक आप भारी बोझ उठा के रखते हैं तो वो भी हो सकता है। चोट लगी हो आपके पैर में, या फिर आप खराब जूते पहनते होंगे, आपका नंबर है जूते का 9 और आप पहनते हैं, मान लेते हैं कि 10 पहनते हैं, या फिर आप 8 पहन रहे हैं एकदम टाइट टाइट और एकदम ढीला, तो इससे दिक्कत हो जाती है ना। ये रीजंस होते हैं। उसके बाद में है कि इसके सुधारात्मक उपाय क्या है बच्चों, कि हम चपटे पैर को सुधार कैसे सकते हैं। तो कई बार आप पैरों से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख कर, या फिर रेत होती है इस पे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। उसके बाद पंजों पर आप कूदें, ठीक है, किस पे? पंजों पे कूदें। उचित प्रकार के आप सही सही जूते पहने। जूता आप जो पहन रहे हैं पहले तो उचित प्रकार के पहने, उसके मध्य में आप रूमाल यानी कि कपड़ा रख लीजिए, ताकि जो मध्य होगा ना, बीच का भाग, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा तो विकृति थोड़ी कम होगी। ठीक है, जमीन पर गिरे हुए छोटे छोटे पत्थर को, टुकड़ों को पैरों से उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो बीच का एरिया है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और उंगलियों से उठाओगे तो यही चीज़ है। ताड़ासन करना चाहिए, वज्रासन करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला चित्र। अगर आप सभी बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे आपके 3 नंबर के कई क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसे? पेपर में आपसे बच्चों 2 या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि चपटे पैर की विकृति के 2 लक्षण बताइए, 3 लक्षण बताइए। चपटे पैर की विकृति के 2 कारण बताइए, 3 कारण बताइए। चपटे पैर की विकृति के 2 सुधारात्मक उपाय या कोई 3 उपाय बताइए। ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 नंबर 3 नंबर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो देखा, अपना चित्र की भी तैयारी कर ली हमने और आपकी इसकी भी तैयारी कर ली, तो एक तीर से 2 निशाने एकदम, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका ए राइट हो जा, अरे सर ये एमसीक्यू थोड़ी ना है जो ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके जो क्वेश्चन हैं, ये आपके बी जो पैर है ना, फ्लैट फीट, इसकी बात हो रही है। उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो सारे सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीजंस क्या है इसके, तो रीजंस भी लिखे हुए हैं, और करेक्टिव मेथड्स क्या है इसके, तो वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये 1 लिखा हुआ है बट ये आपका 32 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे है बच्चों एक आसन। अब ये जो आसन है, ये आसन यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों, कौन सा? हलासन। कौन सा बच्चों? ये हलासन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो हलासन योगासन कैसा होता है? तो देखो, हलासन बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, हल और आसन, जिसमें हल का अर्थ होता है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है, जिसके कारण इस योगासन को हिंदी में हलासन और अंग्रेजी में लो पोज कहा गया है। तो पेपर में एमसीक्यू आएगा कि लो पोज किस आसन में होता है, तो हलासन में। अब जैसे आप देखेंगे तो ये जो इस महिला के पैर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये किसकी किसको दर्शाते हैं? हल को दर्शाते हैं। और ये जो आपके पंजे दिख रहे हैं क्या दिखते हैं? जैसे जमीन को खोद रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको हलासन बोलते हैं। अगला क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो हलासन के आपके पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, लाभ बताइए। तो लाभ क्या? सबसे पहला, इससे जो पाचन क्रिया है, कौन सी? पाचन क्रिया, इसको सुधारने में मदद मिलता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन कम हो जाता है। मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। ठीक है, क्योंकि इससे रक्त में जो शर्करा होती है इसकी मात्रा नियंत्रित होती है, तनाव और थकान को भी मदद करता है। दूसरा, अब जो हलासन होता है इसकी कोई 2 सावधानियां बताओ। तो सबसे पहली, अगर गर्दन में चोट है तो बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है। दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हो तो बिल्कुल मत करो इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत होती है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे, ये रहा आपका हलासन के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है।
आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मीनिंग क्या है, नाम क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन क्या क्या है। ओके, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया गया है बच्चों एक ऐसा चित्र जिसमें क्या है बच्चों, पुशअप्स। अब जब लड़का दिख रहा है आपको तो मतलब लड़कियों के लिए पुशअप्स है, तो चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का क्या नाम है, टेस्ट का नाम है बच्चों लड़कों के लिए पुशअप्स, है ना। अगला, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का उद्देश्य बताइए। तो लड़कों के लिए पुशअप के टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है कि ऊपरी शरीर की ताकत, उसकी सहन शक्ति और ट्रैक स्थिरता को मापने के लिए। उसके बाद उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए टेस्ट के लिए सहायक सामग्री क्या चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि टेस्ट के हिसाब से सहायक सामग्री बदल जाती है, तो यहाँ पे सहायक सामग्री क्या है, एक मैट है गद्देदार, और मतलब जिम मैट है, योगा मैट है, बस यही चाहिए। तो बस यही एक उपकरण हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, पेपर में जो प्रक्रिया है वो आपकी अलग से आएगी, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो पुशअप की प्रक्रिया की कैसे तैयारी करेंगे, तो पुशअप हाथों और पंजों को फर्म छूने को शुरू हो फर्म क्या नाम है, फर्मों को छूने से शुरू होता है। शरीर और पैर एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था ना कि शरीर और पैर कैसे होते हैं, एकदम सीधी रेखा में होते हैं। पहले ये रही आपकी शरीर और पैर एकदम सीधी रेखा में, ठीक है। थोड़े दूर से कंधों की चौड़ाई जितनी दूर विस्तृत हो और शरीर के समकोण पर उठती है। देखिए ये चीज़ बेसिकली जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आप नहीं समझोगे। मैं अगर बता भी दूंगा ना कि प्रोसेस ये है तो आप भूल जाओगे, क्योंकि जब तक आप इसको खुद एक्चुअल में नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो अच्छे से और समझो। वो सबसे यार ये तो आप भी लगाते हो, आप भी समझ जाओगे ना इसको। तो बस कुछ जो थ्योरेटिकल सेंटेंस है वो याद कर लो बस। ओके, ये चीज़ें थी। चलिए यहाँ तक हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। अब डिस्कस करेंगे बच्चों अगले पार्ट का। अब ये है हमारा सेक्शन नंबर ई, और इसमें अब जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन नंबर ई में अब हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया है कि बुढ़ापे के कारण मानव के शरीर में जो क्रिया विज्ञान संबंधी परिवर्तन होते हैं ये बताइए। तो सिंपल सी बात है, जब आप बूढ़े हो जाओगे या फिर आपके घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनके शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन आते होंगे, ठीक है। देखो बुढ़ापा जो है वो विभिन्न शारीरिक क्रियात्मक कार्यों की दक्षता में आने वाला निरंतर तथा अपरिवर्तनीय पतन होता है। यानी कि हम जो भी कार्य यौवन अवस्था में करते थे, किशोर अवस्था में 30 40 50 की उम्र तक, अब जब हम बूढ़े हो रहे हैं 60 70 80 के आसपास, तो अब हमारी जो परिवर्तन है, जो हमारी स्किल्स है उसमें लगातार कमी होगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे परिवर्तन की बात करने वाले हैं वृद्ध व्यक्तियों में। सबसे पहला परिवर्तन होता है बच्चों मांसपेशी स्थान, मसल्स में। तो मांसपेशियों का जो भार है ये कार्य क्षमता में कमी आती है, मांसपेशियों के भार में कमी आती है, साथ ही हमारी जो मांसपेशियों की कार्य क्षमता है इसमें कमी आ जाती है। और जब किशोर में होते हैं तो ये बहुत अच्छी रहता है। दूसरा पाचन संस्थान, तो शरीर के संगठक तथा उपाचय में कमी आ जाती है, जिसमें HCl अम्ल द्रव्य, पाचक एंजाइम और लाल ग्रंथि, इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। अस्थि संस्थान यानी कि हमारा जो बोन मटेरियल होता है उसमें बहुत कमी आती है, महिला में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद जो हमारा श्वसन संस्थान होता है इसमें भी परिवर्तन आता है, क्योंकि देखो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फेफड़े काम करना बहुत धीरे धीरे कम शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। फिर शारीरिक क्षमता होती है, इसके इसके घटकों में कमी आती है, जैसे हमारी जो शक्ति है, हमारी गति, लचीलापन, सहनशीलता, समन्वय, फुर्ती, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा कमी होने लगती है, ठीक है। फिर छठा है हृदय वाहिनी संस्थान में परिवर्तन, अर्थात हमारी जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हमारा जो कार्डिक आउटपुट होता है पर मिनट, जो भी कार्डिक आउटपुट होता है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए वृद्ध व्यक्ति को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। स्नायु संस्थान की बात आ जाती है, इंद्रियों में कमी, जैसे कि हमारे कान, नाक, हमारी सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, रतौंधे टाइप में आने लगता है इस टाइम पे, है ना। ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि भाई बुढ़ापा जब आता है, वृद्ध अवस्था जब आती है तो क्या क्या परिवर्तन शरीर में होते हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन दी फिजिकोलॉजिकल चेंजेस एक्वायरिंग दी ओल्ड एज, ठीक है।
तो क्या है इसके बारे में आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए, ये है आपके सारे पॉइंट, यहाँ से इजीली रीड आउट कर लेना आप सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों, कार्डियो श्वासन संस्थान पर व्यायामों से होने वाले प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमारे कार्डियो श्वासन संस्थान, इट मीन्स हमारा जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस पर एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये हमें बताना है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं भाई? सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है कि हृदय की गति बढ़ना, क्योंकि इससे व्यायाम के अनुसार हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, 180, 190 इस प्रकार से बढ़ जाती है। सहन क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक व्यायाम करते हैं तो व्यक्ति की जो सहन शक्ति है ये बढ़ जाती है, और वो कोई भी काम फिर बिना थके हुए और लंबे समय तक आसानी से कर पाता है। ठीक है। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि हो जाती है, रक्त का आयतन होता है इसमें वृद्धि हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, रक्त आपूर्ति के कारण रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, प्राणधार वायु की क्षमता में सुधार आता है, सक्रिय वायु कोशिकाएं हो जाती हैं, जो असक्रिय होती है पहले वो सक्रिय हो जाती हैं, मिनट आयतन घटने लगता है, 1 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा जो है इसमें कमी हो जाती है और अच्छा रहता है हमारे लिए। दूसरे की श्वास स्थिति छुटकारा, यानी कि नियमित व्यायाम करने से दूसरे श्वास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आपको अगर वो क्या बोलते हैं दूसरा ऑक्सीजन वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है ना, तो वो आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये एक्सरसाइज के इफेक्ट पड़ते हैं। ओके, तो 35 हो गया आपका कार्डियो संस्थान पर व्यायामों से होने वाले क्या क्या होते हैं प्रभाव। ओके, चलिए, यहाँ पे 6 बजने को है और अभी आपकी वीडियो में बस 5-7 मिनट और लगेंगे। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में आप ये पॉइंट पढ़िए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें से 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 5 नंबर के कई क्वेश्चन निकलेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? कोमल उत्तक चोटों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है। तो कोमल उत्तक चोटों का वर्गीकरण कैसे बोलेंगे? खेलों में कोमल उत्तक मांसपेशी, तंतु, त्वचा, रक्तवाहिनी आदि पर लगने वाली चोटों को कोमल उत्तक चोटें कहते हैं। सिंपल सी बात है। खेलों में जो कोमल उत्तक चोटें होती हैं वो क्या होती है कि खेलों में कई बार हमारे जो कोमल उत्तक होते हैं, जिसमें मांसपेशी, तंतु, त्वचा, रक्तवाहिनी, जब इस पर चोट लगती है तो हम बोलते हैं कोमल उत्तक की चोटें हैं। अब ये कई प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है। पेपर में आपसे एमसीक्यू में इसका इंग्लिश वर्जन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इंग्लिश भी लिखा हुआ है, रगड़ यानी कि अब्रेशन। ऐसी चोटें जब खेलते समय या कोई शारीरिक क्रिया करते समय नग्न त्वचा किसी खुरदरी सतह से गतिज में संपर्क में आती है, जिसके कारण त्वचा की ऊपरी सतह का पर घर्षण हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपकी बाजू मुड़ी हुई है, आपने शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है, आपकी बाजू मुड़ी हुई है, आप मान लेते हैं कि क्लास से बाहर जा रहे हो और आपका हाथ ना गेट पे रगड़ गया है। ठीक है। तो वो होता है ना कि वाइट वाइट सा पड़ जाता है, ठंडी के टाइम पे तो खैर ज़्यादा ही होता है, वाइट वाइट सा पड़ जाता है, कहीं छिल भी जाता है हल्का फुल्का सा, तो उसी को रगड़ बोलते हैं। अब दूसरा है गुमचोट, जिसे बोलते हैं कॉन्टिशन। अब ये क्या होती है? तो खेलों में जब सीधे प्रहार पर कुछ वस्तु से बार बार शरीर के किसी भाग को आहत हो तो त्वचा के ऊपरी भाग पर नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्निहित मांसपेशी तंतु और संयोजियों तक कुचल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं आप ना फुटबॉल खेलने के लिए गए। ठीक है। आपके पास अच्छे जूते थे, आपने वो नहीं पहने और आप नॉर्मल जूते, स्कूल के जूते पहन के चले गए, तो क्या होगा? फुटबॉल जो है ना, उसे आप किक तो करते रहोगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर आपकी जो उंगलियां वो दुखेंगी। ठीक है। और वो अंदरियां बाहर आपको चोट नहीं दिखेगी, उसकी चोट अंदर पहुंचती है, उसको गुमचोट बोलते हैं। ठीक है। यही चीजें होती हैं। उसके बाद है बच्चों विदारणा को इंग्लिश में बोलते हैं लैक्रेशन। तो इससे क्या होता है? त्वचा के ऊपर खुले घाव अथवा मांस के फट जाने या किसी तेज वस्तु के टकराने, किसी सतह से टकराने के कारण। तो विदारणा एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि त्वचा के ऊपरी खुले घाव या मांस के फट जाने को बोलते हैं। चीरा तो भाई सभी को पता है, चीरे वाले घाव तीखे कटाव वाली चोटें होती हैं, जो कि चाकू से, टूटे हुए शीश से इत्यादि से लग जाते हैं। कई बार आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जो खिड़कियां वगैरह होती है ना, उसके शीशे टूटे हुए होते हैं। अगर आप ज़्यादा शैतानी नहीं है तो आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो शैतान बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, उस कांच को उठाते हैं, फिर बच्चों को परेशान करते हैं, तो उससे जो चोट लगती है वो भी होती है। अब घर में जैसे चाकू है, आपको सब्जी काटनी नहीं आती है, या फिर आप कई बार सब्जी काटते हो, प्याज काट रहे हो,
ठीक है, तो उससे आपको कई बार होता है ना कि चाकू अगर ज़्यादा धार वाला है तो चोट लग जाती है, तो वैसा ही चीज़ें होती हैं। फिर मोच आ जाता है, ये तो सभी को पता है कि मोच क्या होती है कि हमारी हड्डियाँ जो होती है ना, उसके जोड़ जो आपस में एक प्रकार से टकरा जाते हैं, तब होता है ऐसा ये। फिर खिंचाव, तो मांसपेशियों व स्नायु के खिंच जाने या फट जाने से ऐसा होता है। स्नायु तक वह उत्तक, स्नायु क्या होते हैं? स्नायु वह उत्तक होते हैं जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, और जब ये खिंच जाते हैं, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले स्नायु या फट जाते हैं, तब इनमें दिक्कत होती है। ठीक है, ये चीजें। और ये कहा है क्या? नहीं, ये 6 ही है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया कोमल उत्तकों की चोटों का वर्गीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में क्लासिफाई सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, तो एब्सट्रैक्शन हो गया, कंट्यूशन हो गया, इस प्रकार से। देखिए हिंदी में भी आपको बताई दी ऑलरेडी मैंने, इंग्लिश में। अब है हमारा क्वेश्चन 37। 37 बहुत इजी है। मधुमेह से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज, एंड इससे बचने की किसी एक आसन की विधि तथा लाभ लिखिए। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मधुमेह क्या है, लक्षण, कारण और सुधार, ये तो मैं आपको समझा दूंगा। रही बात आपकी आसन की विधि की, तो इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसे खुद नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होते हैं स्टेप, और स्टेप आपको समझने पड़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं जैसे मधुमेह क्या है। तो मधुमेह को आमतौर पे हम चयापचयी विकार यानी कि मेटाबॉलिक के रूप में जानते हैं, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, जब हमारी बॉडी में जो शर्करा है वो ज़्यादा बढ़ जाए लंबे समय तक, इसको हम मधुमेह बोलते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं दूसरे दूसरे परिभाषा के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि मधुमेह में या तो हमारे प्रक्रिया यानी कि हमारा जो अग्नाशय होता है वहाँ पे इंसुलिन बन नहीं पाता है, और अगर बनता है तो वो ठीक तरीके से प्रतिक्रिया कर नहीं पाता है, इस वजह से मधुमेह होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को मधुमेह है? मान लीजिए आपका दोस्त है, उसे मधुमेह, कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मली जो आपके साथ में वो काम करता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, उस टाइम पे अब वो थकता नहीं था, लेकिन अब थकने लगा है। उसे बहुत बार प्यास लगने लगती है। पहले लंच भी नहीं लाता था, अब लंच भी लाता है, बहुत ज़्यादा खाना भी खाता है, मेरा भी खा जाता है ना? वो कहता है कि मुझे ना कुछ बोर्ड पे टीचर लिखते हैं, मेरे को दिखाई नहीं देता है ना? गुर्दा खराब हो जाता है उसका, हृदय वाहिका का बीमारी हो जाती है। आप देखते हो यार, ये तो दिनों दिन बहुत ही पतला होता जा रहा है। मैं देखता हूँ ये बार बार हर हर पीरियड में कहता है, सर जी आई एम गोइंग टू, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट, ये बोलता रहता है। क्या दिक्कत है इसकी? ये दिक्कत है उसकी मधुमेह की। ठीक है, कारण क्या होंगे? मान लीजिए आपके दोस्त को मधुमेह है, ठीक है, कारण क्या होंगे? सबसे पहले, अरे ये तो ऐसा मानना कि घर में पड़ा रहता है, मैं पार्क जाता हूँ मस्त एकदम सुबह सुबह 5-6 बजे, 1 घंटा रनिंग करता हूँ, यानी कि 10-15 मिनट रनिंग, मतलब वार्म अप वगैरह, और 1 घंटा घूम के आता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जाता ही नहीं है मेरा दोस्त, बीमारी देता है इसीलिए। ठीक है, अरे ये तो ऐसा है कि कभी इसको जुकाम हो गया, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसका इम्यून सिस्टम ही अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको बीमारियां लगती रहती हैं। अरे इसका वजन तो भाई बीएमआई इंडेक्स से भी बहुत भारी है। ठीक है, भार का बढ़ना, ये तो ऐसा है कि मैंने कहा है, देख, एक सिंगल सीट जो है ना, एक मार्क्स की, वो तो फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये, वैसे भी इसके आते 33% है, फिर भी टेंशन लेता है कि पास कैसे होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इतनी चिंता करते हैं कि उनके आते हैं 98%, फिर वो सोचते हैं कि मैं 100% कैसे लेके आऊँ। तो वही चीज़ है, चिंता, गति अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, ये सभी रीजन होते हैं इसके। अब सुधार कैसे होगा? तो मैंने कई बार इसको बताया कि देख भाई, तू ना कुछ आसन कर ले, जैसे भुजंग आसन कर ले, पश्चिम आसन कर ले, पवन मुक्त आसन कर ले, ऊपर आपको बता चुका हूँ, मस्त इंद्रासन कर ले, सही हो जाएगा तेरे ये मधुमेह। और कुछ चीज़ें जो होती है उस पर ध्यान दे, मधुमेह सही हो जाएगा। बस ये चीज़ है इसकी, है ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक आपको मैं सजेशन देता हूँ, आपकी जो सपोर्टिंग मटेरियल है, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल, उसमें हर एक बीमारी के बारे में 4-5 बीमारी हैं। एक तो है आपका मोटापा, ठीक है, फिर है आपका अस्थमा, उसके बाद आपका है पीठ दर्द, ठीक है, फिर है कमर दर्द, कमर दर्द में ही आपका गठिया आ जाता है, कमर दर्द। सर जी मधुमेह तो आप भूल ही गए। अच्छा, मधुमेह तो अभी बताया ना, आपको बता ही रहा हूँ आपको अभी भी, है ना? तो मधुमेह, ये 5 बीमारियां हैं, और हर एक बीमारी के ना कम से कम 8 से 10 इन्होंने आसन दिए हुए हैं। तो आप उनमें से उन आसन को याद कीजिए, उस वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे चित्र भी है, अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा ना तो आपके समझ में ना के बराबर आएगा, बहुत कम समझ में आएगा।
क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो आपको खुद समझनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि आद्यमत्स्य इंद्रासन कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, और ये पश्चिमोत्तासन क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बने यहाँ से देखिए डायबिटीज़ क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कॉज का इंप्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आद्यमत्स्य इंद्रासन इसके बेनिफिट्स, और पश्चिमोत्तासन इसका मेथड, फिर इसके बेनिफिट्स, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, इस प्रकार से इस 1 घंटे के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सैंपल पेपर नंबर 3। और कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होगी, आपके लिए अभी 6 से 7 और भी इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सारी वीडियोस को देख लेना, अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें आपको आपके पूरे के पूरे 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें सारी मैं ऐड कर दूंगा। कोई मिस हो जाती है तो उसमें से देख लेना, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। और कुछ ही देर में 10-20 सेकंड में यहाँ पे एक वीडियो आएगी, मतलब प्लेलिस्ट आएगी, उसको देख सकते हो आप, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे देता हूँ कि अभी आप सभी के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है आपके फिजिकल, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के 20+ सैंपल पेपर्स पर, ठीक है। अगर आप अभी बाय करते हो तो आपको ये 269 में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय करोगे 12 मार्च के बाद में, फिजिकल के बाद में, तो आपको ये 2 प्राइस पड़ेंगे इन दोनों सब्जेक्ट के 198। तो आप सोचिए, अगर आपके पास में फिजिकल है, आप वीडियो देख ही रहे हैं तो है ही, मतलब तो आपकी ना काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो फटाफट से बाय करो, आपके 269 में तीनों कॉम्बो मिल जाएंगे, एक मिलेगा आपको 99 में इस कोड के साथ में, ओके। और ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, मेक श्योर बच्चों। तो इस प्रकार से आज का ये पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और देखिए होता ये कि जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो और भी कई हजारों बच्चों तक रिकमेंडेशन में जाती है, तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट करके बताओ कि आपको पेपर कैसा लगा। बाकी आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।